शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, और इस रेडियो को आप सुन पाते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। और फिलहाल एक ऐसे कार्यक्रम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ललित मोहन पंत, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से, और विकास जोशी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से। और ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम समुदाय और समाज के साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई मायनों में जानकारी परक होने वाला है। इस कार्यक्रम का जो विषय है वो है उत्तराखंड की लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी होगा लोक संस्कृति को समझना। तो लोक संस्कृति क्या है और किस तरह से इसे देखा जा सकता है, और लोक संस्कृति के क्या कुछ उसके घटक होते हैं, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। विकास, आपसे। धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने एक ऐसे विषय को चर्चा के लिए चुना जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में जब पूरा विश्व विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें वैश्विक आतंकवाद की घटनाएं हों या फिर पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हों या नक्सलवाद जैसी समस्याएं हैं, तो ऐसे समय में एक लोक संस्कृति के विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी आने वाले समय में उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षाएं भी आयोजित होनी है, और उसमें भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर निबंध या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। वो प्रश्न विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं पर या फिर पीसीएस पीसीएस आदि परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जब हम बात करते हैं लोक संस्कृति की, तो लोक संस्कृति का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों द्वारा बनाई गई संस्कृति। जब हम लोक संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों द्वारा बनाई गई जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, वो एक ऐसे सांचे में ढल जाते हैं कि वो एक वृहत स्तर पर जो है समाज में स्वीकार्य हो जाते हैं, और धीरे धीरे यही स्वीकृति एक संस्कृति में बदल जाती है। जब मनुष्य ने एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की तो उसने कुछ ऐसे नैतिक नियमों का स्थापना की जो कि उसके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। और यही कुछ नैतिक नियम धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में इतने गहरे प्रवेश कर गए कि वो उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गए। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको सिखाते हैं कि अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए। मैं आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ, इसकी 3 स्टेजेस हैं। जैसे पहले स्तर पर जब वो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता तो उसको डांट भी पड़ती है कि पैर छुओ, अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए, तो बच्चा पैर छूता है। दूसरा स्तर तब आता है जब बच्चा खुद से निर्णय करने लगता है कि मुझे किसके पैर छूने चाहिए, किसके नहीं। और तीसरा तब आता है जब वो उसके अचेतन अवचेतन मन में बैठ जाती है बात, और जैसे ही वो अपने से बड़े किसी व्यक्ति को देखता है या जिसका वो सम्मान करता है तो बगैर किसी सोच विचार के वो पांव छूने के लिए झुक जाता है। तो ऐसे ऐसे संस्कृति का विकास होता है। और जहां तक बात है उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर इसकी स्थापना की गई। हालांकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो उत्तराखंड प्राचीन काल से ही एक अलग क्षेत्र रहा था और इस क्षेत्र की अपनी एक विशेष संस्कृति थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोक संस्कृति को समझ सकते हैं। और हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है वो विशेष रूप से हिमालय से प्रभावित है। और यहाँ की आबोहवा और यहाँ के वातावरण, यहाँ के पर्यावरण से जो है पूरी उत्तराखंड की लोक संस्कृति में इसका प्रभाव देख सकते हैं। बाकी मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर ललित जी से कि वो लोक संस्कृति पर कुछ अपने विचार रखें। धन्यवाद सर। दूसरा जो हमारे आज के जो होस्ट है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे विषय को हमारे सामने रखा जिसको न केवल पढ़ना अनिवार्य हो जाता है बल्कि उसको समझना भी अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि हम जिस समाज में, जिस समुदाय में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में रहते हैं, अगर हम उसको नहीं समझे तो शायद हम किसी को नहीं समझे। इन सब में जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो है आपका लोक संस्कृति। लोक संस्कृति एक ऐसा वर्ड जिसे जन संस्कृति भी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी संस्कृति जिसको लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों पर बनाया जाता है। यानी कि
मैं अगर इसको एक बहुत सरल शब्द में अगर इसको रखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो एक ऐसी संस्कृति है जिसे लोगों ने बनाया है, जनता ने बनाया है। जैसे अभी हम अगर इस स्टूडियो की बात करें तो इस स्टूडियो में हम 3 लोग बैठे हैं, होस्ट हैं और 2 हम लोग एज ए पैनलिस्ट बैठे हैं। तो यहाँ पे भी हम एक संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। वो भौतिक और अभौतिक कुछ भी हो सकती है। भौतिक संस्कृति जैसे माइक है, जैसे ये आपका यहाँ पे जो लगे हुए जो अप्लायंसेज हैं, ये इसकी भौतिक संस्कृति है। और अभौतिक संस्कृति का मतलब है यहाँ का पर्यावरण, जिस पर्यावरण के फलस्वरूप न केवल हमारे अंदर एक सकारात्मक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ ही साथ हमारे अंदर विचारों की भी उत्पत्ति हो रही है। तो लोक संस्कृति की जब भी हम बात करते हैं तो लोक संस्कृति में इसके जो अलग अलग घटक हैं, इसके जो अलग अलग तत्व हैं, हमें उनको समझना, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि न केवल हमें इसे पढ़ने की जरूरत होती है बल्कि इसको समझने की भी जरूरत होती है। जब भी हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें हमारी आ जाती है भाषा, जो लोगों को कनेक्ट करती है। ये कहीं ना कहीं एक हमारे लोक संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है कि हम ये दिखाता है कि कल्चरली आप एक पर्टिकुलर समाज को, एक पर्टिकुलर देश को या राज्य को आप संदर्भित कर रहे हैं। तो इसी तरीके मतलब मैं ये लोक संस्कृति नहीं है, बट मैंने एक हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल के रूप में आपको इसे कोट किया। जब भी हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो लोक संस्कृति में उस देश, उस काल, उस समाज, उस समुदाय की न केवल समस्याओं का अध्ययन करा जाता है बल्कि उन समस्याओं के समाधान के रूप में भी बात करी जाती है। जी, विकास जोशी एंड डॉक्टर ललित मोहन पंत, आप दोनों ने बहुत सही से लोक संस्कृति को हमारे सामने रखा कि लोक संस्कृति में लोक का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लोक भाषा हो या आम आदमी, यानी कि उस लोक की समस्याएं हो, उन समस्याओं का समाधान हो, या फिर उनके तौर तरीके हों, रहन सहन, खान पान, सब कुछ उसमें जो आम आदमी से जुड़ा है, जो उस लोक से जुड़ा है, वो सारी चीज़ें लोक संस्कृति के अंदर में आती हैं। तो जैसे अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति में हम क्या कुछ शामिल कर सकते हैं, किस तरह से हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति की समृद्धि को देख सकते हैं या समझ सकते हैं? तो विकास, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक उत्तराखंड की लोक संस्कृति की बात है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति पहाड़ी राज्य होने के कारण पूरी की पूरी उत्तराखंड का जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, जो आर्थिक जीवन है, उस पर कहीं ना कहीं पूरा एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है उसका प्रभाव भी पूरे समाज पर दिखता है। अगर हम बात करें लोक संस्कृति के रूप में उत्तराखंड में विविध आयामों की, तो जैसे इसमें हम रहन सहन को शामिल कर सकते हैं, त्योहार यहाँ के क्या क्या मनाए जाते हैं, खान पान कैसा है, यहाँ की वेशभूषा क्या है, यहाँ के लोगों के जो पहनावे का तरीका है वो क्या है। उसके बाद उत्तराखंड जो है लोक कला और लोक नृत्य के मामले में भी काफी समृद्ध है। तो यहाँ लोक कलाएं कैसी प्रचलित हैं, लोक नृत्य क्या क्या हैं, भाषाएं कौन कौन सी हैं, है ना। इसके अलावा एक आध हम विविध पक्षों की बात करें तो अब समय के साथ साथ जो है उत्तराखंड का जो सिनेमा है, जो प्रादेशिक भाषाओं में बनने वाली चलचित्र हैं, उनका निर्माण भी बड़ी तीव्रता से हो रहा है। इसके अलावा फ्यूजन वहाँ पे शामिल हो गया, वहाँ पे फ्यूजन शामिल हो गया है। इसके अलावा एक पक्ष हम और देखें तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और आप इस बात से सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि उत्तराखंड के लगभग हर घर से आप देखते होंगे कि कोई ना कोई लड़का या कोई रिलेटिव जो है फौज में जाकर जो है देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो एक आयाम हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जो देशभक्ति की भावना उत्तराखंड के लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, उसको भी हम एक पक्ष के रूप में देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें रहन सहन की, तो रहन सहन के स्तर पर देखिए आप, जैसे उत्तराखंड में अब तो सीमेंट वाले पक्के मकान और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको उत्तराखंड में भी दिखने लगी हैं, और हालांकि इसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे कि आप सभी अभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि नैनीताल शहर जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल, है ना। भूगर्भवेत्ताओं द्वारा नैनीताल के बारे में जो है भविष्यवाणियां की जा रही है कि नैनीताल के जो पहाड़ हैं अब वो जो है, जो वहां पर कंक्रीट के महल बन गए हैं, उनका वजन उठाने में अब सक्षम नहीं है। जी विकास, मैं आपको इधर कनेक्ट करना चाहूँगा। जो कुछ देर पहले डॉक्टर पंत ने बात कही थी कि लोक संस्कृति में लोक से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, चाहे वो लोक की समस्याएं हो, समाधान हो। क्योंकि बात यह है कि जैसे जो नैनीताल की जैसे आपने उदाहरण दिया है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी लोक संस्कृति थी वो उसी आधार पर तैयार की गई थी कि जिस तरह से वहाँ पर कोई दिक्कतें आम आदमी के लिए ना हो, लोग के लिए ना हो। जी जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। जब नैनीताल की खोज अंग्रेजों द्वारा की गई थी तो उस वक्त जब नैनीताल में अंग्रेजों ने अपना निवास बनाया था तो उस वक्त अंग्रेजों ने एक सीमा तय की थी कि नैनीताल में सिर्फ इतने ही लोग रह सकते हैं या इतने ही लोग नैनीताल में आएंगे, और जो सैलानी आएंगे या जो बाहर के लोग जो बाहर से भी आएगा उनकी भी संख्या एक सीमित थी, उससे ज्यादा नैनीताल में आने की परमिशन नहीं दी जाती थी।
पर वर्तमान में जब से भारत आजाद हुआ, आपको पता है कि नैनीताल ठंडा प्रदेश होने के कारण और वहां पर प्राकृतिक रूप से नैनी झील है, नैनी मंदिर है और चाइना पीक जैसी बहुत सी ऐसे मनोरम दृश्यों वाली स्थान है जिनको देखने के लिए सैलानी हर साल वहां भारी मात्रा में पहुंचते हैं। इसके अलावा जब से देश आजाद हुआ तो नैनीताल में जो ये रोक टोक थी मकान बनाने की या भवन निर्माण की, वो भी कहीं ना कहीं शिथिल होती नजर आई और आज आप देखते हैं कि नैनीताल पूरा का पूरा एक जो पहाड़ी इलाका था, जो मनोरम दृश्य था, वो आज पूरा कंक्रीट के जंगल के रूप में बदल चुका है और कहीं ना कहीं उसके पर्यावरणीय दुष्परिणाम होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति की भी अपनी सीमा है। जब आप उस सीमा को लाग जाएंगे तो फिर उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले भी नैनीताल में एक बार, मुझे सन तो याद नहीं आ रहा, शायद नैनीताल में एक बार बहुत पहले बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिस दौरान जो है नैनी जो झील है उसकी भी थोड़ा लंबाई चौड़ाई में आकार में परिवर्तन आया था। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें सरकार को अभी भी जागना चाहिए और कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए। हालांकि नैनीताल में अभी काफी नियम कानून बने हुए हैं कि वहां पर बाहरी लोग आके जमीन नहीं ले सकते या मकान नहीं लगा सकते, बट और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि एक प्रकृति की गोद में बसे एक ऐसे शहर को जिसका अपने आप एक विशिष्ट महत्व है, उसको बचाया जा सके। विकास, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस शहर का अपना एक लोक संस्कृति में अपना एक विशिष्ट योगदान रहा है, इतिहास में एक विशिष्ट योगदान रहा है, उस शहर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रयास करने होंगे और जो नियम तय किए गए हैं कहीं ना कहीं उन नियमों को हमें फॉलो करना होगा। तो डॉक्टर पंत, आपका क्या कहना होगा इस बारे में कि जैसे जो लोक संस्कृति के जो घटक हैं, जो आयाम हैं, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वेशभूषा हो, इन लोक संस्कृति के घटकों को किस तरीके से आप लोग से जोड़ करके देखते हैं और क्या उनका योगदान इन घटकों का रहता है? जो आपका सवाल है वस्तु तो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम घटकों की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं घटकों से फिर हम अपनी आने वाली जो समस्याएं उनके बारे में बात कर सकते हैं और समाधान के रूप में भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा था उसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में, तो सबसे पहले बात आ जाती है हमारी भारतीय संस्कृति के संदर्भ में। भारतीय संस्कृति जिसे वसुंधैव कुटुंबकम की संस्कृति भी बोला जाता है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा एक परिवार है। और जब हम इस अवधारणा के साथ, इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि धरा पर रहने वाला हर व्यक्ति, हर प्राणी, भले वो उसका स्वरूप कुछ भी हो, उसका लिंग कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, वो एक परिवार का एक सक्रिय सदस्य है। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की संस्कृति, तो इसमें मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड भारत के उन हिमालयन राज्यों में से एक है जिनकी संस्कृति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समतुल्यता देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं एक रूपता देखने को मिलती है। और उत्तराखंड भारत के उन हिमालयन राज्यों में से भी एक है जो अपने आप को मैदानी राज्यों से अलग करता है। जैसे कि हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हम ये जानते हैं कि हर 1.5 किलोमीटर के 1.5 माइल के बाद आपकी बोली और आपकी शैली में परिवर्तन होता है। सेम तरीके का जो हमारा जो भाव है वो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में भी देखने को मिलता है। आपने अभी मैं नैनीताल में रह रहा हूँ, नैनीताल से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, जैसे ही अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा, आपने देखा होगा भाषा का जो पिच ऑफ वॉइस है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जी बिल्कुल सर, घाट घाट पर पानी जी बिल्कुल। इसी तरीके से जब आप अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे ही पिथौरागढ़ लगेगा तो हमारी वहाँ हमारी भाषा में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब पिच ऑफ वॉइस में परिवर्तन हो जाएगा। बट अल्टीमेटली अगर हम इनको एक चश्मे से देखें तो हम ये पाते हैं कि हमारी भाषा ही हमारी भिन्नता हो सकती है, बट इसके साथ भी हम सब लोग एक ही सूत्र में बंधे हैं। हमारे जो घटक हैं, जैसे अगर हम संगीत की बात करें, उत्तराखंड का जो संगीत है, उत्तराखंड का संगीत जब हम बात करते हैं तो हम उसको केवल उत्तराखंड का संगीत बोलते हैं, हम उसे कुमाऊं का संगीत या गढ़वाल का संगीत नहीं बोलते। उसमें जितने भी लोग हैं उसको कभी हम ये नहीं कहते कि गढ़वाल का गायक है, हम उसको ये बोलते हैं कि वो उत्तराखंड राज्य का गायक है। और इसी तरीके से जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति के जो भी घटक है, हमारा खान पान हो, हमारी बोलचाल हो, हमारी भाषा हो, हमारे रहन सहन का तरीका हो, है ना, ये जितने भी घटक हैं इन सबको हम केवल उत्तराखंड के एक संस्कृति के रूप में लेते हैं। और ये सारे घटक क्या करते हैं, खुद की एक पहचान क्रिएट करते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले आपने देखा होगा जब हमारे जो अजीत डोभाल जी थे उन्होंने जो उत्तराखंड की कैप पहनी थी, बाद में मोदी जी ने भी उस कैप को पहना, तो हमारी जो उत्तराखंड की टोपी थी उसको एक सर्टेन उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिली। अदरवाइज से पहले भारत में इस तरीके की जो स्टेट वाइज जो टोपी थी वो केवल हिमाचल की टोपी ही सबसे ज्यादा फेमस थी। आपको याद होगा हमेशा अधिकतर लोग हिमाचली टोपी ज्यादा पहनते थे, लेकिन आज की तारीख पे आप जाइए, जैसे आप नेट पे सर्च करते हैं उत्तराखंड की टोपी तो आपको वहां के उसके बारे में पूरा बताता है, कैसे उसमें उस टोपी में गढ़वाल राइफल का जो लोगो लगा है उसके बारे में बताता है। और जो गढ़वाल राइफल का जो लोगो बताता है दिखाता है कि ये वो लोग हैं जिनके खून में जो साहस और जो ताकत है वो उसका जो पुट है
वो एक प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी संदर्भ में हम वीर चंद सिंह गढ़वाली का आप सभी लोगों ने जानते होंगे। 1930 में जब पेशावर कांड हुआ था 1930-31 में, तो वीर चंद सिंह गढ़वाली ने जो है निहत्थे भारतवासियों पर गोली चलवाने से मना कर दिया था अंग्रेजों के ऑर्डर के बावजूद। वीर चंद सिंह गढ़वाली जिस रेजिमेंट की नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों के ऑर्डर को ना मानते हुए निहत्थे अफगान सैनिकों पर जो है गोली चलाने से मना कर दिया था। और ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक हमारे भारतीय समाज की और हमारे उत्तराखंड राज्य की संस्कृति को सिंबलाइज करता है कि भाई कुछ भी हो, दुश्मनी क्यों ना हो, तो निहत्थे पे तो हथियार नहीं चलाना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि कभी भी किसी निहत्थे पर, या फिर यूं कहा जाए कि हर किसी पर दया करनी है, हर किसी के लिए करुणा हमें रखनी है। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति या कहीं की भी जो संस्कृति है वो हमेशा समझाती आई है कि हमें हर किसी के साथ प्रेम भाव, करुणा भाव रखना चाहिए। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो गौरा देवी का आपको पूरा का पूरा एपिसोड याद आ जाता है, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान देना ज्यादा वो समझा। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, और जब हम भारतीय संस्कृति के अलावा जब हम इस हिमालयन संस्कृति की बात करते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है पर्यावरण है तो हम है, पर्यावरण खत्म तो हम खत्म। क्योंकि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरीके से ये उस देश, उस क्षेत्र विशेष के लोगों का संरक्षण करती है, उनके संवर्धन का काम करती है। जी, और उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में अगर देखा जाए या कहा जाए तो वनों का महत्व उत्तराखंड से ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि अब गैस वैस का प्रचलन जो है अब ज्यादा हर घर पे पहुंची है। आज से 20 साल पहले अगर आप चलें तो जलावन के लिए, लकड़ी के लिए जंगल, गाय भैंसों को चराना है तो जंगल। तो जंगल उत्तराखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और इसी जंगल को रहेगा और हमेशा अभिन्न रहेगा भी। तो हमारी बातें काफी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं, तो अब हम विकास आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, इसके जो अलग अलग घटक हैं, चाहे वो रहन सहन के मामले में हो, चाहे लोक कला के मामले में हो, चाहे लोकगीत, लोक नृत्य या फिर और भी जो लोक कलाएं हैं उनके जरिए हो, तो वो क्या घटक हैं उन पर? जैसा कि डॉक्टर ललित मोहन पंत जी ने अभी काफी कुछ बताया उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, पर्यावरण से संबंधित चीजें बताई। जहां तक बात उत्तराखंड की लोक संस्कृति के घटकों का है, तो जैसे इसमें अगर हम पहला घटक रहन सहन ही ले लें तो आप देखें कि आज वर्तमान दौर में जो है तकनीक का प्रभाव बढ़ा है और आज उत्तराखंड में भी जो है सीमेंट वाले मकान आपको देखने को मिल रहे हैं। पर जैसे ही आप थोड़ा इंटरनल क्षेत्र में जाएंगे, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में थोड़ा प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे कि आज भी घर वही पत्थरों के, मोटे लकड़ी की बल्ली लगे हुए पत्थरों के मकान है, जिनकी लिपाई पुताई जो है गोबर और गेरू को मिक्स करके होती है। और ये सारे उपक्रम इसलिए भी किए गए क्योंकि ठंडा राज्य है, तो ठंड से बचने के लिए जो है इस प्रकार की संरचनाओं का, मकानों का निर्माण किया गया। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये एकदम नेचुरल एयर कंडीशनर कहा जा सकता है इन मकानों को। और आज आप देखिए कि एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उत्तराखंड राज्यों में, वो गाँव में आके जो है होम स्टे कर रहे हैं और होम स्टे में वो उन्हीं मकानों में रहना पसंद कर रहे हैं और वही जो पहाड़ी जीवन शैली है, जो खेती है, गोबर निकालना या घास काटना, इन सब कामों को वो कर रहे हैं और इसके एवज में एक बहुत अच्छा धन भी स्थानीय व्यक्तियों को मुहैया करवा रहे हैं। और जहां तक बात है उत्तराखंड राज्य के खान पान की, तो उत्तराखंड राज्य के खान पान की भी कुछ अपनी विशिष्टताएं हैं। जैसे कि कुछ पहाड़ी दालें हैं, जैसे गहत की दाल है, भट्ट की दाल है। गहत की दाल के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी पीने से जो है पथरी के इलाज में भी थोड़ा सहायता मिलती है। भट्ट की दाल है, भट्ट की दाल से विभिन्न प्रकार के भोजन को बनाया जाता है, जैसे ज्वाला बनाया जाता है, डुबके बनाए जाते हैं, है ना। ऐसी रेंस एक दाल है। और इसके अलावा मोटे अनाज में हमारे यहाँ झुंगरा, मडुआ जैसी पौष्टिक अनाज का उत्पादन होता है। झुंगरे की खीर आपने खाई होगी कभी ना कभी, है ना। तो ये कुछ प्रमुख आहार की एक विभिन्न शैली है। एक बरसात ऋतु में आपने एक पौधा होता है, लिंगुड़ बोलते हैं उसे पहाड़ी भाषा में, आपने उसकी सब्जी खाई होगी। एक पिनाऊ होता है गडेरी के जैसा, उसकी सब्जी भी आपने खाई होगी। तो ये कुछ एक विशिष्ट पादप हैं या विशिष्ट पौधे हैं जो केवल उत्तराखंड के जंगलों में ही पाए जाते हैं या जिनका उत्पादन उत्तराखंड में ही हो रहा है। और ये यहाँ की आहार संस्कृति को बाकी मैदान की या अन्य भारतीय खान पान की संस्कृति से थोड़ा अलग करते हैं। अब अगर हम अगले बिंदु पर बात करें यहाँ की लोक कलाओं की, तो अगर हम लोक कलाओं की बात करते हैं तो उत्तराखंड लोक कला में बहुत समृद्ध रहा है। आप ऐपण कला के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें जो है देहियों को लीपा जाता है,
लाल पेंट और सफ़ेद पेंट के माध्यम से यह कलाकृति बनाई जाती है, दीवारों पर बनाई जाती है। इसके अलावा आप विवाह उत्सव के टाइम पर या जनेऊ संस्कार हो रहा है या घर में कोई पवित्र काम हो रहा है तो आप देखते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। उत्तराखंड के इतिहास में अगर जाएंगे तो आप कलात्मक साक्ष्य को वहाँ भी पा सकते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल है और पाषाण काल की जो है अल्मोड़ा में एक जगह है लाखू उड्यार और पेटशाला है, हुडली है, ऐसे बहुत से स्थल है, किमनी गाँव है, जहाँ पर से बहुत प्राचीन काल की जो है कलाकृतियाँ पाई गई हैं। अगर हम लोक नृत्य की बात करते हैं तो लोक नृत्य में भी उत्तराखंड बहुत समृद्ध है और लोक नृत्य को भी 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक जो कि धार्मिक नृत्य हैं जो देवताओं से संबंधित है ना, जिसमें जागर आ गया, रणभूत देवता का नृत्य आ गया, और एक जो लोग अपने मनोरंजन के लिए बनाते हैं, जैसे जोड़ा गाते हैं, चांचरी, ऐसे बहुत से लोक नृत्य हैं जो उत्तराखंड में स्पेशली आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इसके बाद हम बात करें त्योहारों की, तो उत्तराखंड में त्योहारों को भी मनाने का एक अलग तरीका है और यहाँ कुछ विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने हरेले का त्योहार मनाया होगा, जिसका एक बहुत बढ़िया मोटिव है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर वो त्योहार मनाया जाता है ना। इसके अलावा फूलदेई बनाई जाती है, ये संक्रांत मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत से त्योहार हैं जो उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। उत्तरायणी मनाया जाता है, उत्तरायणी का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप देखेंगे बहुत से मेले लगते हैं, जैसे नंदा देवी राजरात आप लोगों ने सुना होगा, है ना। और कहा जाता है, कहते हैं कि वो विश्व की जो है सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा भी है, जो कि उसमें नंदा जो देवी है, जो देवी माँ के स्वरूप है 9 बहनों का, उनकी डोली उठती है और हेमकुंड, रूपकुंड हेमकुंड की तरफ उसका प्रस्थान होता है। इसके अलावा अल्मोड़ा का मेला है, बिगौती का मेला है ना, बागेश्वर में लगने वाला उत्तरायणी का मेला, ऐसे बहुत से मेले हैं, उनमें बहुत से प्रोग्रामों का आयोजन होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक विशिष्ट संस्कृति के तत्वों को दर्शाते हैं और उत्तराखंड को एक विशिष्ट राज्य के साथ साथ एक विशिष्ट संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे आपको डॉक्टर ललित जी खुद बताएंगे इस बारे में। डॉक्टर ललित पंत, जैसे विकास जी ने जो बातें अभी हमसे साझा की, उस बात को तो आप आगे बढ़ाएं, और साथ ही जैसे हम आज के दौर में देख रहे हैं कि कई तरह की विकृतियां संस्कृति में हमें देखने को मिलती हैं, तो आखिर वो क्या हैं और किस तरीके से हमें उनसे बचना है। जब हम बात करते हैं लोक संस्कृति के अवयव के रूप में, तो आपके जो दोनों प्रश्न हैं उन दोनों प्रश्नों को मैं एक साथ ले लेता हूँ। लोक संस्कृति का अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, इन तीनों ही बिंदु के आधार पे हम जो हमारी समस्याएं हैं या जो समाधान है, हम इन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि जो हमारी भाषा है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खान पान है, हमारी वेशभूषा है, इनके अलग अलग तरीके बताए। जैसे मुझे एक लोकगीत याद आता है जो आजकल आपने देखा होगा, उसका फ्यूजन बना है और वो फ्यूजन बड़ा फेमस हुआ है, लेंसडाउन का। हाँ, लेंसडाउन का गीत है, बाग एरो, इस तरीके से कुछ गीत बना हुआ है। तो अगर आप उसकी पृष्ठभूमि देखें तो उस पृष्ठभूमि में है क्या, एक ब्लाइंड भिखारी है जो कोटद्वार से जो लोग, जो सैनिक जो हैं, जब अपने पहाड़ की तरफ जाते हैं, गढ़वाल अपने गांव की तरफ जाते हैं, गढ़वाल के गांव की तरफ जाते हैं, तो उनको सचेत करता है कि लेंसडाउन के इस एरिया में बाघ आ रखा है ना। जब आप पूरे गीत को सुनेंगे, पूरा एक गढ़वाली गीत है, पूरा उत्तराखंड का गीत है, हमारा लोकगीत ही कह सकते हैं। अगर मैं इसको लोकगीत कहूँ तो वो एक कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर उस पूरे गीत को सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो बंदा न केवल आपको जानकारी देता है डे टू डे की, बल्कि वो ये भी बताता है कि आपके पॉकेट मार से सामने सावधान रहना है। आप वो बताता है गुड़ और चने का वहाँ पे लोकल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो मतलब एक गीत के थ्रू पूरी की पूरी वो अपनी बात संस्कृति को दर्शाता है, पूरी की पूरी संस्कृति की उस वर्तमान संस्कृति को दर्शाता है। ऐसे ही गानों में बेड़ पाको बारह मासा है, या कोई जो दूसरे गीत हैं उसमें है। और यह गीत तो जवाहरलाल नेहरू जी को बड़ा प्रिय था और नेहरू जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी जगहों पर प्रमोट किया था, है ना। जब हम बात करते हैं अपने खान पान के संदर्भ में, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा जो भी अपने परंपरागत खाने हैं, वो खाने केवल इसलिए फेमस नहीं है या उनकी उपयोगिता केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वो केवल किसी क्षेत्र विशेष में मिलते हैं। उनकी उपयोगिता इसलिए भी बन जाती है क्योंकि उनमें जो पौष्टिक तत्व हैं, वो पौष्टिक तत्व का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये हमारी जो संस्कृति है, इसका जो बेस है। अब अगर देखें कि इधर क्या परिवर्तन आया है, जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो जो समस्याएं आ रही है, मैं खाने पे पहले लेके चलता हूँ। आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के किसी इंटीरियर इलाके में चले जाइए, जिसका एक कोना चीन से मिलता होगा, एक कोना आपका नेपाल से मिलता होगा, तो आप वहां देखेंगे कि वहां पे चाउमीन मोमो वहां पहुंच चुका है, इडली डोसा वहां पे पहुंच चुका है। आप खुद सोचिए, तमिलनाडु का फूड वहाँ पिथौरागढ़ के इंटीरियर में है, लेकिन पिथौरागढ़ का वो फूड हल्द्वानी में नहीं है। तो एक कल्चरली हम अपने आप को इतना बैकवर्ड हमने कर दिया है कि हमें ओवरकम करने के लिए पूरी की पूरी जनरेशन को लगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये समस्या है और इसके लिए प्रयास होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा जो वेशभूषा है,
हमारे वहाँ शादी ब्याह या जो दूसरे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे या जो कार्यक्रम होते थे, उसमें आपने देखा होगा पिछौड़ा पहले पहना जाता था। पहले हमारे जो पिछौड़े को जो पहनने का जो हमारा जो हमारे पारंपरिक जो तरीका था या पारंपरिक जो कारण थे, वो आप केवल एक फैशन के टर्म्स में बन चुके। हम अपने जो हमारे परंपरागत जो हमारे बोलचाल थी, अगर हम भाषाई आधार पर देखें तो हम इधर देख रहे हैं कि जो हमारी जो पूरी उत्तराखंड की जो भाषा थी, जैसे मैंने अभी पूर्व में भी कहा था कि जैसे आप नैनीताल से अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे, भाषा में पिच ऑफ वॉइस में फर्क आ जाता है, लेकिन कंटेंट वही रहेगा, उसका माध्यम वही रहेगा, केवल कहीं पिच ऑफ वॉइस का फर्क आ जाता था। लेकिन आज जब हम अपने जहाँ पे भी हम बैठे हैं, अगर हम इस स्टूडियो में भी बैठे हैं, 3 लोग हम हैं, कुछ हमारे श्रोतागण भी होंगे जो उसको सुन रहे होंगे, तो हम देखेंगे इसमें से हार्डली 10 से 20% लोग ऐसे होंगे जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप उसका संवाद करते होंगे। जी, ये समस्या तो है। धीरे धीरे लोग जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो कुमाऊनी हो या गढ़वाली हो, उसके बजाय हिंदी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हिंदी के अलावा हमारा पंजाबी म्यूजिक हमारा ज्यादा पहुंच गया। आप पिथौरागढ़ के इंटीरियर में कोई शादी होती है तो वहाँ पे पंजाबी गाना बज रहा होता है। जी, तो अब जब हम बात करते हैं ये कुछ समस्याएं हैं, अब इसके समाधान की बात करें तो समाधान केवल एक ही है जो हमेशा से माना जाता है, बैक टू आवर कल्चर्स। दोबारा से हम अपने कल्चर की ओर चलते हैं, दोबारा से उसके संवर्धन और उसके संरक्षण की बात करते हैं। और मैं इसके लिए, जब भी हम इसके संरक्षण और संवर्धन की बात करेंगे तो कभी भी सामने वाले से उम्मीद ना करें, सबसे पहले आप स्वयं से स्टार्ट करें। मैं अपने घर पे अपनी बेटी से, मैं अपनी वाइफ से, मैं अपनी माता जी से जब बात करूं तो मैं कोशिश करूं उनसे क्षेत्रीय भाषा में बात करूं, जो भी मेरी क्षेत्रीय भाषा हो, है ना। मैं जो भी, अगर हमारे खान पान का जो भी तरीका हो, हमारे पूरे हफ्ते भर का जो भी डाइट प्लान हो, उस डाइट प्लान में एक दिन ऐसा फूड रखें जो हमारे कन्वेंशनल फूड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मैं अभी किसी काम से बाहर गया था तो मैं वहां से अपने ये आपका जखिया लेके आया, मैं आपका जो झुंगर लेके आया, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे कि झुंगर भी कोई चीज होती है। अदरवाइज उनको केवल यही पता है कि डोसा क्या चीज होती है, मोमो क्या चीज होती है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, या शायद उनको नहीं पता है। और उसके लिए बहुत बहुत हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको ये नहीं बता पा रहे हैं, या ये नहीं बता पाएंगे कि झुंगर क्या है, या जो हमारा जो जखिया क्या है, या जो हमारे जो पहाड़ी उत्पाद क्या है। और मजे की बात यह है सर कि जो जितने भी पहाड़ी उत्पाद हैं, चाहे वो झुंगर हो या फिर वो मडुआ हो या फिर जखिए का तड़का हो, ये बाहर के लोग ज्यादा खा रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनसे आप कई प्रकार के उत्पादों को बना सकते हैं, और वो उत्पाद खाने में इतने पौष्टिक और साथ ही उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने गुणवत्ता पूर्वक हैं कि उनका मुकाबला आप किसी और चीज से कर ही नहीं सकते। पर धीरे धीरे लोग जो है अपने पहाड़ी खान पान को छोड़कर दूसरे खान पान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। मेरा आप सभी श्रोतागणों से निवेदन भी है कि आप लोग जो है अपने व्यवहार में, अपने खान पान में उत्तराखंड के भोजन को शामिल करें, उत्तराखंड की संस्कृति को बनाए रखें, और जहां तक संभव हो सके तो अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा का प्रयोग आपस में बोलचाल के लिए करें। बाकी आगे ललित सर, ओवर टू यू। इसके अलावा हमारा एक जो मिथ्य है, एक मिथ्य को भी तोड़ना चाहूंगा हमारे, और इस मिथ्य की वजह से कुछ नहीं बल्कि बहुत हद तक हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, न केवल उसका मजाक उड़ाया जाता है बल्कि उसे हमें हेय दृष्टि से भी देखा जाता है। और वो जो तथ्य है, जो मिथ्य है, वो है हमारे यहाँ बोला जाता है कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त। अगर इसके पीछे का, अगर हम इसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या इसका मनोवैज्ञानिक कारण इसको समझें तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी राज्यों के जो लोग हैं वो आपने देखा होगा स्कैटर्ड वे में ज्यादा रहते हैं। स्कैटर्ड वे में होता है उनके बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा उनके पास काम की इतनी प्रचुरता होती है, काम इतने अधिक मात्रा में होता है कि संभवतः वो शायद अपने जो हमारे जो जिसे बोलते हैं दैनिक जो संवाद है उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर मैं किसी अपने पहाड़ के किसी मित्र के पास या सगे संबंधी के पास जाता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि चलो आप डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो मुझसे हमेशा एक ही चीज बोलेगा, अभी बहुत काम हो रहा है, इस समय मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, मैं आपको शाम को मिलूंगा। शाम को जब वो शाम, यहाँ पे सूर्य अस्त का मतलब है जैसी शाम होगी, जैसी हम अपने घर को जाएंगे, दिया बत्ती करेंगे, बैठेंगे, चाय पीएंगे, और चाय पीने के बाद फिर हम यहाँ पे मस्त होने का मतलब ओपनली अपनी बात को रखेंगे, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी इश्यूज के हम अपनी बात को रख सकते हैं। ये इसका मेन कंसेप्ट था, लेकिन इस मेन कंसेप्ट को लोगों ने इसको मिसकंसीव किया, और मिसकंसीव करने के साथ ही साथ हमारी जो आज की जो धारणा है उसको गलत वे में इसको रिप्रेजेंट किया।
डॉक्टर ललित मोहन पंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तथ्य हमारे सामने रखने के लिए कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त का जो वास्तव में जो अर्थ था वो क्या था। क्योंकि बात ये थी कि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, तो यानी कि दिन में धूप की रोशनी में जो भी काम उन्होंने करने हैं अपनी खेती बाड़ी से संबंधित या और भी जो उनके सामाजिक कार्य हैं या दैनिक क्रियाकलाप हैं, वो सारे उन्होंने दिन के वक्त में कर लेने हैं। लेकिन जो बातचीत है, बातचीत के लिए वो उस वक्त दिन का समय नहीं निकालते थे। उसके लिए वो उन्हें ये होता था कि शाम को जब अंधेरा हो जाएगा तो एक ढिबरी या फिर एक लम्फू, जो इस तरीके से उस दौर में पारंपरिक जो प्रकाश के साधन हुआ करते थे, उन चीजों के इस्तेमाल से वो लोग फिर एक साथ बैठ के तब जाके वो बातें कर लिया करते थे। क्योंकि बातें तब अंधेरे में आसानी से हो जाती थी, जिसमें कि उनके अपने सुख दुख सब शामिल होते थे। और सर, आप आज भी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में गमन करेंगे तो आप देखेंगे कि रात में ये परिघटना आज भी होती है। आज भी जब गांव में कोई लड़का बाहर से आए या फिर जवाई जी बाहर से आ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि पूरे गांव के लोग एक जगह एकजुट हो जाते हैं रात के खाने के बाद, और फिर गप्पे सप्पे अपनी चलती रहती है। इवन ये भी देखा होगा, अगर उनके, मैं घरों के संदर्भ में बात करूं, जो उनका घर का जो आर्किटेक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है कि घर के आगे बड़ा सा खो टाइप का बना होता है। हाँ, और उस खो में क्या होता है, चीज हम हमारे अगर शहर के हिसाब से बोले उसे बरामदा कह सकते हैं, आंगन बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के में खो होता है। और खो में क्या होता है, इतनी संख्या में लोग बैठ सकते हैं कि आप सबको एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। छोटे छोटे गाँव, क्योंकि हाँ, तो ये सारी चीजें इसके पीछे हैं। विकास जोशी एंड डॉक्टर पंत, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें साझा करने के लिए कि लोक संस्कृति क्या है, और साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति का जो स्वरूप है वो क्या है, उसके क्या घटक हैं, और इसके अलावा जो भी विकृतियां वक्त के साथ में समाज में जुड़ती आई हैं, उन विकृतियों को भी आपने अभी हमारे सामने रखा, और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं इस बारे में भी आपने हमें बताया। और कैसे जो बाद में उन विकृतियों के साथ में कुछ हेय भावनाएं जो हमारे बीच में चली हैं, उन हेय भावनाओं से हम अपने आप को कैसे निकालें और उनका क्या सही अर्थ है, ये भी आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा किया। और इसके अलावा कोई और बात या फिर कोई और पंक्तियां अगर आप इस बातचीत में जोड़ना चाहें तो आप दोनों का ही स्वागत है। इस सभा का समापन ललित सर और मैं जो है, हमारे एक प्रसिद्ध जनकवि रहे हैं गिरदा, उनकी चंद पंक्तियों के साथ करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी उन पंक्तियों को हमारे साथ गुनगुनाएं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। तो इसी के साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही जो श्रोता अभी तक हमारे इस बातचीत से जुड़े रहे, इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम से आपसे इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।